तो हेलो गाइस और आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। तो एक हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन एक नावल पढ़ रही होती है और वो उसी नावल में शिफ्ट हो जाती है और वो अपने आप को देखती है कि वो अलग ही दुनिया में आ चुकी है। वो तो घर पे बैठ के अपना काम कर रही होती है, वो यहाँ पे कैसे आ पहुँची और देखती है कि उसके साथ साथ उसकी जो डॉटर है वो भी आ चुकी है इसी नावल में। वो अपनी बेटी को हक करती है कि मैं तो डर गई थी कि मैं भला तुम्हारे बिना इस नावल में क्या करूँगी, थैंक गॉड कि तुम भी यहाँ पे हो। वो उससे पूछती है कि डॉटर हम लोग कहाँ पे है और ये कौन सी टाइप की नावल है। उसकी डॉटर बताती है कि मॉम हम और आप लैपटॉप में जो नावल देख रही थी हम लोग उसी नावल में आ पहुंचे और अपनी मॉम को बताती हैं या आओ कि इस कहानी की रियल स्टोरी क्या है। जहाँ पे हमारी हीरोइन हुआ को पता चलता है कि इस कहानी में वो एक टीचर है और जहाँ पे वो यायाओ को पढ़ाने के लिए आई है और लू परिवार काफ़ी अमीर है। वो यायाओ को पढ़ाने की जगह उसको डांटती ज़्यादा है, उसको तंग करते हैं, बल्कि वो टीचर पढ़ाने की जगह बल्कि यायाओ के फादर पर डोरे डाला करती थी, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है और घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में उसका जेल में डेथ हो जाता है। ये पूरी आखिरी स्टोरी थी। उसकी डॉटर बताती है कि मैं इस कहानी में इस परिवार की रियल डॉटर हूँ और आप इस कहानी में टीचर हो जो कि मुझे पढ़ाने के लिए आई हो। वो कहती जो कुछ भी हो लेकिन मदर यहाँ पे हैं तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान होने नहीं देंगी और तुम्हें हर कीमत पे बचाएंगी और प्रोटेक्ट भी करेंगी। इसके बाद वो अपनी डॉटर से पूछती है कि इस कमरे में ये सब क्या लगा हुआ है। उसकी डॉटर बताती है कि आप रियल स्टोरी में आप मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मैं फादर की काफ़ी लाडली हूँ और आप मेरे फादर को पटाना चाहती हैं, इस वजह से आप मुझे डराने के लिए ये सब चीज़ें किया करती थी। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं तो तुम्हारी मदर हूँ, अब से ऐसा कभी भी फ्यूचर में कभी भी होने नहीं दूंगी मैं, और ना मैं तुम्हें कभी डराऊंगी ना धमकाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसकी डॉटर कहती मॉम ये आपने नहीं किया बल्कि इस कहानी की टीचर ने ऐसा किया था पहले मेरे साथ। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस कहानी के हीरो मतलब कि यायाओ के फादर मिस्टर लू जिनसन आ रहे हैं, जो कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। जहाँ पे डॉटर बोलती है कि मैंने डैडी को कंप्लेन किया था कि आप मुझे तंग करती हैं। अब हम दोनों तो माँ बेटी हैं रियल लाइफ में, डैडी को तो नहीं पता कि हम लोग नॉवल से आ गए हैं। वो बोलती है अब तो मुझे जल्द से जल्दी चीज़ें हटानी होगी, नहीं तो तुम्हारे डैडी देख लेंगे तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, शायद मुझे जॉब से भी निकाल देंगे, फिर हम माँ बेटी अलग हो जाएंगे। तो फटाक से वो जितनी भी चीज़ें उसने लगा रखी होती है यायाओ को डराने के लिए वो सब हटा रही होती है। वो फिसल के गिरने वाली होती है कि वहाँ पे लू जिनसन आ जाता है। वो तो उसको अपना हस्बैंड ही बोल देती है। वो उसको बोलता है तुम क्या बोल रही हो, वो माफ़ी मांगती है, उसे धक्का दे देता है कि खुद अपने आप से उठो। और वो कमरे का हाल देखता हुआ बोलता है कि तुम मेरी बेटी को डराने के लिए तुमने ये सब चीज़ें लगा रखी, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि मेरी छोटी सी प्यारी सी प्रीशियस डॉटर इन चीज़ों को देख कर डर जाएगी। वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी डर नहीं सकती है, बल्कि मैंने ये सब चीज़ें इसलिए लगाई ताकि उसे ईविल चीज़ों से वो दूर रहे, प्रोटेक्ट रहे, इस वजह से मैंने उसको लगाया है ताकि रात में उसे बुरे सपने बिल्कुल भी ना आए। ये सब वो हमारी हीरो को बाना मारती है हमारी हीरोइन मिस हुआ। जब लू जिनसन बोलता है तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या, तभी डॉटर आ जाती है और वो डैड को बातों से अलग करते हुए बोलती है डैड मुझे भूख लगी है और इसमें टीचर की कोई भी गलती नहीं है, टीचर जियांग हुआ। तो हमारी हीरोइन का नाम पूरा जियांग हुआ होता है। मिस्टर लू कहता है अच्छा मेरी डॉटर को भूख लगी है तो मैं उसे खाना खाने के लिए ले चलता हूँ। इधर जो बेबी गर्ल याया होती है वो अपनी मम को बाय बाय करती है। इधर हम सीन देखते हैं डिनर का, जहाँ पे वो इतने सारे खाने को देखने के बाद तो उसका पेट और उसकी जीभ दोनों लबरा जाती है। उसका तो एक खाना खाने का मन कर रहा होता है, कहती मैंने रियल लाइफ में इतना अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा हुआ कि मैं एक नॉवल में हूँ तो मुझे एक खाना खाने का मौका मिलेगा। उसके पेट से बार बार आवाज़ आ रही होती है गुड़गुड़ की, जहाँ पे जितने भी लोग खाना खा रहे होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि शायद टीचर जियांग मिस हुआ को भूख लगी है। वो बोलती नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी और मेट के ऊपर डांटती कि तुम लोगों को भूख लगी है, तुम लोगों का पेट गुड़गुड़ा रहा है। एक मेट के ऊपर तो उंगली कर देती कि तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है और कहती सभी लोग अपने खाने पर ध्यान दो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। फिर वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि दूसरी बार फिर से उसके पेट से आवाज़ आ जाती है गुड़गुड़ाने की। तो बोलती नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी और कहती अब की बारी दूसरी मेट के पेट से आवाज़ आई है, इन दोनों को ही भूख लगी है। तो जो यायाओ की दादी माँ होती है वो तो केकड़ा खाने जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि फिर से टीचर जियांग के पेट से आवाज़ आ रही है। तो वो उन दोनों मेट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम दोनों का पेट साथ में गुड़गुड़ा रहा है। वो मेट तो अपना चेहरा ही साइड में कर लेती है कि हमने कुछ भी नहीं किया, भूख तो टीचर जियांग को लगी है। जहाँ पे जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं लगता है आपको भूख लगी हुई है टीचर जियांग हुआ, आप आके हमारे साथ खाना खा सकती हैं। वो तुरंत ही तैयार हो जाती है और बिल्कुल भी मना नहीं करती। ये देखने के बाद तो यायाओ की दादी जी भी हैरान हो जाती हैं कि इसने मना भी नहीं किया, बल्कि एक बार में तैयार होगी खाना खाने के लिए। वो फटाक से हर एक डिश से एक एक बाइट उठाती है और बड़े भूख मरोगे तरीके खाना खा रही होती जैसे कि उसने कभी ये खाना खाया ही नहीं होता। दादाजी कहते भी हैं कि बेटा तुमने खाना, वो बोलती हाँ माफ़ करना मेरा परिवार बहुत गरीब है, मैंने कभी इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं, और ऐसा बोल के बहुत सारा खाना लपेट जाती है अकेली।
ये चीज़ देख के हमारा हीरो भी हैरान होता है कि आज तक कभी भी टीचर जियांग ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, आप जिसे क्या हो गया, ये काफ़ी बदली बदली भी लग रही है। इसके बाद जो मिस्टर लू के फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी डॉटर यायाओ छोटी है और उसकी माँ की कमी उसको महसूस ना हो, इसके लिए तुम्हें फैंग परिवार की बेटी से शादी कर लेना चाहिए। जहाँ पे हमारा हीरो सोचता है कि यायाओ काफ़ी अच्छी लड़की है और फैंग उसके लिए एकदम परफेक्ट मदर बनेगी, और जहाँ पे वो माँ बेटी सोचती हैं कि हम तो रियल लाइफ में मदर एंड डॉटर है, इस लाइफ में अगर स्टेप मदर आ जाएगी तो हमें और उसको अलग होना पड़ेगा। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि अब क्या होगा। उसकी डॉक्टर बताती है कि अगर आंटी फेंग आ गई तो फिर 6 महीने बाद मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, उसके बाद मेरा डेथ हो जाएगा। मॉम आपको कुछ करना होगा, मैं नहीं चाहती कि आंटी फेंग मेरी दूसरी माँ बने, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इसी फैमिली लू परिवार में रहें। और वो रो भी रही होती है। हमारी हीरोइन समझाती है कि अब मैं क्या करूँ, फिर बोलती चलो मैं तुम्हारा चेकअप करवा देती हूँ चल के। उसके डॉक्टर बताते हैं कि माँ मैं लू परिवार है, हर हफ्ते मेरा चेकअप होता है, मुझे अभी कोई भी बीमारी नहीं है। उसकी मॉम बोलती चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। वो देखती है कि उसके पास 70 रुपये है उसके खाते में। उसे पता चलता है कि उसने अपना सारा पैसा इस लाइफ की अपने घर वालों के मदर फादर को बेच दिया। अब उसकी डॉटर बोलती है मॉम आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि आप मेरे फादर मतलब कि लू जिनसेन को पटा लें, तभी हम एक साथ एक फैमिली बन के दुनिया में रह सकते हैं। तो फैसला करती कि लू जैसा खड़ूस आदमी को मैं अपने घुटनों के सामने ला कर रख दूंगी। ऐसा टाइम लगा कि वो मेरे सामने कुत्ते जैसी पूंछ हिलाएगा और मैं उसकी आका बन जाऊंगी। वो सब बातें बोल रही होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि यह आधी उसकी बात हमारे हीरो लू जिनसेन ने सुन ली होती है। और वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी के सामने मेरे बारे में ऐसा क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। इसके बाद वो डर जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। इसके बाद वो लो जिनसन के सामने खड़ी होती है। लो जिनसन अपना डेटा वगैरह देख रहा होता है कंपनी का। इधर बोलती है कि मिस्टर लू आपने गलत समझ लिया, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, बल्कि मैं यायाओ को समझाने का कोशिश कर रही थी, थोड़ा आपने गलत वे में समझ लिया। वो उसको बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ी सी बातों में आ जाऊँगा, तुमने मुझे क्या यायाओ समझ रखा है। उस छोटी बच्ची को तुम बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। ये सुनने के बाद वो डर रही होती है। वो उसको और भी करीब आ जाता है मिस्टर लू और मिस जियांग हुई को बोलता है कि तुमने कई बार नहीं बल्कि बहुत बार मुझे बहकाने का कोशिश किया है। वो समझ ही नहीं पाती कि इससे ऐसे क्या मतलब है, क्योंकि उसे पिछली इस कहानी की हीरोइन का कोई भी याददाश्त होता ही नहीं। वो उसको बोलता है कि ये बताओ ये हुनर तुम्हारे अंदर पहले से है ना। वो समझ नहीं पाते कि मिस्टर लू किस बारे में बात कर रहे थे। वो उसको एक एक करके याद दिलाता है कि तुम मेरे करीब आने के लिए एक बार अपने कपड़े गीले करके मेरे पास में आ गई थी मुझे सेड्यूस करने के लिए, ये पहली बार था। और दूसरी बार बोलता है कि जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब तुमने सोने में चलते होने का दिखावा किया कि तुम सोते हुए भी चलती हो और मेरे कमरे में आ गई थी, तब मैंने तुम्हें डांट के भगा दिया था। तीसरी बार तुम सीढ़ियों से जा रही थी तब तुमने जानबूझ के अपना पैर मोड़ लिया और खुद से गिर गई ताकि मैं तुम्हें उठा के बेडरूम में ले जा सकूं। बोलता कि तुमने सब काफ़ी नहीं किया, इतनी सब हरकतें, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जियांग हुआंग और मेरी बेटी को दुनिया भर की फालतू की बातें मत समझाओ। समझ में आ गया। उसका डैड एकदम परफेक्ट डैड है। वो सोचते हैं कि बताओ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो इस कहानी के कैरेक्टर की गलती है क्योंकि उसने अपनी तरफ से पहल करी। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरी इमेज तो खराब बन चुकी है मिस्टर लू के सामने, अब मैं इसे कैसे पटाऊंगी। इधर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं ब्रेकफास्ट का, जहाँ पे दादी माँ बोलते हैं कि टीचर जियांग क्यों नहीं आई, जहाँ पे यायाओ बोलती है कि मॉम तो अभी सो रही हैं। दादी माँ हैरान हो जाती है कि तुम टीचर जियांग को मॉम भला क्यों बोल रही हो, वो तुम्हारी मॉम कहाँ से बन गई। तो वो तो चुप हो जाती है क्योंकि वो तो दूसरी दुनिया से आई होती है और वो तो अपनी मॉम को हमेशा मम्मी बुलाती थी। जहाँ पे वो झूठ बोल देती है कि कल मुझे टीचर जियांग ने एक कहानी पढ़ाई थी, उसमें वो एक बिल्ली के बच्चे की और उसकी माँ की कहानी के बारे में बता रही थी, तो मैं बिल्ली का बच्चा हूँ और वो मेरी माँ है, और ऐसे कहानी बता के अपनी दादी माँ को गुमराह कर देती है। जहाँ पे थोड़ा अजीब तो लगता है मिस्टर लू को, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि पहले तो जो उनकी डॉटर यायाओ थी वो तो काफ़ी दूर दूर रहा करती थी जियांग से, लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है। अब तो वो जियांग के साथ काफ़ी रहने लगी है उसकी डॉटर यायाओ। इधर जो डॉटर यायाओ होती है वो सीधा अपने मॉम के पास में चली जाती है कि मॉम अगर आप ऐसे ही सोती रहोगी ना तो इस टाइप मॉम हम दोनों को अलग कर देंगे, और रोने लगती है कि मॉम आप कुछ क्यों नहीं कर रही, आप उठ क्यों नहीं रही। वो उठ जाती, बोलती हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद उसकी डॉटर समझा रही होती है कि मेरे फादर कैसे हैं, उनका स्टार्टिंग से भी किसी औरत से कोई भी रिश्ता नहीं रहा, वो हमेशा एक परफेक्ट सीओ रूड रहे हैं, उनका दिल एकदम पत्थर का है, वो कभी भी किसी लड़की पे ध्यान नहीं देते बल्कि वो हमेशा अपने काम पे ध्यान देते हैं। वो कंपनी में काम भी करते हैं और अलग अपने खुद से पढ़ाई भी करते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिससे कंपनी के लोग अच्छे से काम कर सके। उनको लड़कियां देख देख के काफ़ी उनकी दीवानी होती है। हद तो तक हो गई कि एक लड़की मेरे फादर को बहकाने के लिए उनके करीब आ रही थी,
लेकिन फादर ने गार्ड्स को बुलवा के उसे बाहर फेंकवा दिया जेल में हमेशा के लिए, क्योंकि वो उनको सेड्यूस कर रही थी और अपने फादर के बारे में काफ़ी बातचीत बता देती है मॉम को। मॉम सोचते कि इस तरीके से तो मिस्टर लू को पटाना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि वो तो काफ़ी रूड है और मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ऐसा एक और बार हरकत कर दिया ना तो मुझे उस घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इसके बाद डॉक्टर बोलती कि मॉम चिंता मत करो, मैं बात करूँगी फादर से। और फादर के सामने गोल मोल इधर उधर घूम के बोल रही होती, फादर मुझे वो आंट फैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप टीचर जियांग से शादी कर ले और उसको मेरी मॉम बना दे। उसके फादर बोलते तुम्हें ये सब कहने के लिए टीचर जियांग ने कहा है ना, क्योंकि तुम पहले टीचर जियांग से काफ़ी नफरत करती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम उनकी सब बात मान रही हो। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा से क्या दिमाग चला। और अपनी डॉटर को डबल डबल पढ़ाई करने को बोल देते हैं। ये सुनने के बाद जो डॉटर होती है वो तो काफ़ी डर जाती है और बोलती है फादर मुझे कुछ भी नहीं करना, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो, मैं तो जा रही हूँ, मेरे लिए उतनी पढ़ाई काफ़ी है जितना आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे हमारी हीरोइन भी देख रही होती है कि जो उसकी डॉटर याया है वो भी हार मान चुकी है। अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मुझे कुछ और करना होगा। अभी तो वो घर पे घूम ही रही होती तभी वो इस कहानी की मिस फैंग से मिलती है, जो कि होने वाली मिसेस लू बनने वाली होती है। वो जा रही होती है लेकिन जो मिस फैंग होती है वो रोकती है कि ये लड़की कौन है जो कि इस घर में ऐसे घूम रही है। तो बता हैं दादी जी कि ये यायाओ की टीचर है, इनका नाम मिस जियांग हुआ है। जहाँ पे मिस फैंग मिलती हैं और वो कहती हैं कि मदर इन लॉ मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हुई हूँ, तो टीचर जियांग को अब इस घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं शादी करने के बाद खुद से यायाओ को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जहाँ पे जियांग को समझ में आ जाता है कि आते ही मुझको मेरी बेटी से दूर कर रही है, वो तुरंत ही बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, अगर बीच में मैंने पढ़ाई छुड़वा दी यायाओ की तो मैनेज नहीं कर पाएगी। जब हम मिस फैंग हंसती हैं बोलती कि तुम्हारी डिग्री कितनी होगी, तुम किस स्कूल से पढ़ी हो, वो अपना स्कूल का नाम बताती है। जहाँ पे मिस फैंग फिर से हंसती है बोलती तुम्हें तो बस इस देश का लैंग्वेज आता है, मुझे तो और भी देशों की भाषा आती है। जहाँ पे अब जो सासू माँ होती हैं वो तो तुरंत ही तैयार हो जाती हैं अपनी होने वाली बहू की कही हुई बात, और मिस जियांग का सामान पैक करके ले आया जाता है कि उन्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा। लेकिन जियांग हमारी हीरोइन सोचती है कि वो अपनी यायाओं से दूर नहीं रह सकती अपनी चाइल्ड से, और वो कहती है कि मुझे एक बार यायाओं को फ़ोन करना चाहिए कि मैं उसको बता दूँ कि ये मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ये सुनने के बाद तो जो मिस फैंग होती है वो मेट से क्या क्या उसका फ़ोन फेंकवा देती हैं और उसका फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। अब वो समझ जाती है कि फैंग इतनी अच्छी लड़की नहीं जितना उसे इस कहानी में हीरोइन बनाया गया है, वो तो इसके नेचर से काफ़ी बुरी लड़की लगती है। और याद करती है कि रियल लाइफ में वो उसकी डॉटर हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे। जहाँ पर मिस फैंग बोलती है आप कहाँ सो गई, मैं आपको बता दूँ कि मुझे फ्रांस जापानीज सब लैंग्वेज आती है, और उसे बोल के भी दिखा रही होती है कि मैं अब्रॉड से पढ़ी लिख के आई हूँ, मैं आपसे ज़्यादा यायाओ को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। जहाँ पे यायाओ भी अपने फादर मिस्टर लू के साथ में आ जाती है। जहाँ पे हमारी हीरोइन ने मिस फैंग का मुंह तोड़ जवाब देती है, क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी और फ्यूचर में इतनी सारी लैंग्वेज उसे पढ़ना बिल्कुल उसके लिए आसान हो गया था। तो वो मुंह तोड़ जवाब देती है और उसी की भाषा में सिखाती बोल के दिखाती है कि मिस फैंग अगर आपको जापानीज़ आती है तो मेरे को भी आती है फ्रांस वगैरह। ये सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इधर जो डॉटर होती बोलती है कि फादर मुझे टीचर जियांग पसंद है, आंट फैंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उनसे शादी मत करना। इधर पीछे से मिस्टर लू भी आ जाता और वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी अच्छी लैंग्वेज आती थी तो तुमने अपने रिज्यूम में क्यों नहीं लिखवाया टीचर जियांग। जब टीचर जियांग सिंपल सा जवाब देती है कि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उस चीज़ को तब यूज़ करूँगी, ना कि मिस फैंग की तरीके जो कि बस छोटी मोटी चीज़ों को बोल के दिखावा करना चाहती है, बस लोगों को अपने पैरों के नीचे दबाना चाहती हैं। मैं उनकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस्टर लू हैरान हो जाता है और काफ़ी बेइज्जती हो जाता है मिस फैंग का। मिस फैंग बोल रही होती है लेकिन वो मिस फैंग की बात काटते हुए मिस्टर लू कहता है कि मिस जियांग की कोई भी गलती नहीं है, वो अच्छे से याया को पढ़ा सकती हैं, तो वो यहीं पे रहेंगी और मिस जियांग याया को पढ़ाएंगे भी। तो मिस फैंग का तो प्लान ही ख़राब हो जाता है। इधर हम देखते हैं रात के सीन को, जहाँ पे माँ बेटी बातें कर रही होती है। डॉक्टर होते हुए बोल रही होती है कि मॉम मुझे वो आंटी फैंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे खा डालेंगी, आप मुझे छोड़ के मत जाना। उसकी मॉम बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली, जहाँ माँ रहेंगी उधर उसकी डॉटर यायाओ भी रहेगी। फिर इसके बाद जो मदर जियांग होते हैं वो अपने डॉटर यायाओ को सुला देते हैं। इधर हम सीन
देखते हैं लू जिनसेन को, जो कि अपनी डॉटर के कमरे में आता है, लेकिन देखता है कि जो उसकी डॉटर यायाओ है वो तो उस कमरे में है ही नहीं। वो समझ जाता है कि जो उसकी डॉटर यायाओ है वो पक्का टीचर जियांग के कमरे में गई होगी। तो वो उसके रूम की तरफ बढ़ता है और देखता है कि कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो चला जाता है और देखता है कि जो टीचर जियांग है वो तो पैर खोल के सो रही है, तो उसके पैर को कवर कर रहा होता है और इधर अपनी डॉटर को उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो जियांग हुई होती है उसे लग रहा होता है कि कोई उसके चाइल्ड को उससे छीन रहा है। तो वो पकड़ लेती है मिस्टर लू जिनसेन को और बोलते हो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, कोई भी मुझसे मेरे बच्चे को नहीं छीन सकता। अब मिस्टर लू को उससे दूर हटना होता है, तो वो अपने साथ साथ जियांग को भी उठा लेते हैं। जियांग को जब नींद खुलता है तो देखती है कि वो मिस्टर लू के पास में क्या कर रही है। वो दूर हटती है तो उसके बीच में मिस्टर लू जिनसेन का कपड़ा हट जाता है और वो मिस्टर लू जिनसेन को इस तरीके से देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर लू जिनसेन को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी डॉटर को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं और अपना कपड़ा भी पहले ठीक कर लेते हैं। अब वो माफ़ी मांगती रह जाती है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। अब इधर हम अगले मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसने अपने डॉटर के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया होता है। इधर वो नोटिस करती है कि जो मिस्टर लू जिनसेन है आज उनका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो अपने पेट पे हाथ रख के आ रहे। इसका मतलब है कि उनके पेट में कुछ ना कुछ खराबी है, मुझे उनके लिए अच्छा सूप बना देना चाहिए। तो तुरंत ही उसने सूप तैयार कर लिया होता है और वो अपनी डॉटर यायाओ को बोलते हैं कि तुम जाके अपने फादर लू जिनसेन को ये सूप दे दो। ये सूप पीने के बाद शायद वो थोड़ा ठीक फील करेगा, उसके लिए भारी खाना अच्छा नहीं रहेगा। उसकी डॉटर बात सुनती है और अपने फादर को खाना देने के लिए चली जाती है। इधर वहाँ पे मिस वैंग आ जाती है मॉर्निंग में, जो कि लू मैंसनी में थी, और वो उसको बोलती है टीचर के साथ साथ तुम तो नौकरानी भी निकली इस घर की, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम दूर रहना इस घर के लोगों से। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और सीधा मिस फैंग को इग्नोर मार के अपना चली जाती है किचन में। तब तक वहाँ पे होने वाले सास ससुर भी आ जाते हैं मिस फैंग के। इधर जो यायाओ होती है अपने फादर से कुछ देर बात करती है, फिर खाना खाती है, फिर अपने फादर को बोलते हैं कि फादर टीचर जियांग ने काफ़ी अच्छा खाना पकाया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप आके खा सकते हैं। इधर किचन से जियांग ये सब बातें सुन रही होती है, सोचती है कि उसकी डॉटर ने तो कमाल ही कर दिया। तभी मिस फैंग ने एक और नई प्लानिंग बनाई होती है और वो अपने साथ एक और नई टीचर लाई होती है। ये म्यूजिक वगैरह सिखाया करती थी और बोलती है कि याया इस परिवार की इकलौती बेटी है और इस खानदान को आगे बढ़ाएगी तो उसे हर चीज़ आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टीचर जो जियांग पढ़ा रही है उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है, उसे और भी कुछ सीखना चाहिए। और बोलते हैं कि ये तुम्हारी नई टीचर मिस ली होंगी। वो साफ मना कर देती है याया, लेकिन मिस फैंग रूडली वे में बोलती है कि तुम्हें ये सब सीखना होगा। हमारी हीरोइन बोलती है कि वो सीख नहीं सकती, लेकिन मिस फैंग बोलते कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सासू माँ भी बोलते हैं कि ठीक तो कर रही है ना होने वाली बहू फैंग। वो समझाती है दादी जी को कि देखो याया वो अभी छोटी है, उसे अभी बेसिक पढ़ाई सीखनी चाहिए। स्टार्टिंग से अगर आप उसके ऊपर इतने सारा बोझ डाल देंगी तो वो परेशान हो जाएगी, वो संभाल नहीं पाएगी। और बोलती है कि मैं याया को थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखा सकती हूँ, लेकिन एकदम से प्रेशर डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्लास में कलर डालकर उसको सिखा रही होती है कि कौन सी ध्वनि तेज है, कौन सी कम है। ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो याया होती है वो बड़ी आसानी से जवाब दे रही होती है, जहाँ पे दादी जी खुश हो जाती है कि हाँ एक्स्ट्रा टीचर अच्छा नहीं है रखने के लिए, क्योंकि याया छोटी है, उसे खेलने का भी समय देना चाहिए। टीचर ये बोलती कि मुझे लगता है कि जो याया वो टीचर जियांग के साथ में काफ़ी खुश है। पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है जब बच्चा खुद से भी उसमें अपना मेहनत कर रहा हो। और मुझे लगता है कि टीचर भी अच्छी हैं और स्टूडेंट भी अच्छा है, तो एक्स्ट्रा क्लासें नहीं चलनी चाहिए। तो मिस फैंग का पोपट हो जाता है। फिर मिस फैंग दूसरी बात करती है कि मैं अपने घर वालों को लेके आऊँगी ताकि वो मिस्टर लू के साथ हमारी शादी के रिश्ते के बारे बात कर सके, और वह ऐसा अपनी होने वाली सास से कहती है। इधर हमारी हीरोइन मिस जियांग को समझ में आ जाता है कि वो मिस्टर लू को अपनी तरफ खींच नहीं सकती, तो उसे कुछ और ही करना होगा। उसे पैसे इकट्ठा करके यायाओ को दूर ले जाना होगा। तभी उसे इस नावल की मदर का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे पैसे की डिमांड कर रही होती हैं कि तुम्हारे भाई की नई नई गर्लफ्रेंड बनी है और उसको ब्रांडेड बैग चाहिए, तो तुम लाख लाख रुपए पैसे भेज दो। वो साफ मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप चाहती हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊँ तो आप मुझे खुद पैसे दो, क्योंकि मुझे महंगी महंगी ड्रेस खरीदनी है। मिस्टर लू को सेड्यूस करने के लिए वो ऐसा खुद अपनी मॉम से कहती हैं, ताकि वो जितना भी पैसा उसने ट्रांसफ़र किया होता है वो सब निकलवा सके और अपनी यायाओ के साथ अच्छी लाइफ जी सके। उसकी जो यायाओ डॉटर होती है वो अपनी मॉम को दिखाती है कि दादी जी और दादी माँ ने मुझे ये चीज़ें गिफ्ट करी थी जब मैं इस घर पे आई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी पैसे दे रखे हैं लाल लिफाफे। जब वो देखती है कि ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे और भी पैसे कमाने होंगे, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाने का सोचती है। लेकिन उसे इस दुनिया का शेयर मार्केट समझ में नहीं आ रहा होता। वो बुक्स ढूंढने जाती है। इधर वो मिस्टर लू से
टकरा जाती है। फिर वो उसको टच करके देखती है, फिर सोचती है मैं इसके बारे में क्या ही सोच रही हूँ, मुझे और कुछ भी ध्यान देना चाहिए। बस चलो कुछ बोल पाता है लेकिन वो रिप्लाई करती नहीं है कुछ खास ज़्यादा। मिस जियांग वो सोचता है कि पहले ही मेरे काफ़ी करीब भटकना चाहती थी, अब इसे क्या हो गया है कि मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं ये कौन सी नई चाल चल रही है। टीचर जियांग हुई इधर हमारी हीरोइन बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है, उसे समझ में आ जाता है कि मैं फ्यूचर से आए, फ्यूचर में ऐसे मॉडल्स हैं जो कि बताते हैं कि हाँ कौन सा शेयर खरीदना ठीक रहेगा, लेकिन इस नॉवल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे खुद का यहाँ पे ऐसा कुछ करना का जो कि मुझे इंडिकेट कर सके कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना। तो वो सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ, और इंडिकेटर को बनाने के लिए भी उसे डॉक्यूमेंट और साथ में बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत थी, मशीनों की। तो यायाओ सीधा अपनी दादी माँ के पास में जाती है और कहती दादी माँ मुझे कुछ चीज़ खरीदने में मदद कर दीजिए, मैं टीचर जियांग के साथ में कंप्यूटर चलाना सीखना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो दादी माँ उसकी मान जाती हैं क्योंकि वो उसकी इकलौती तो पोती होती है लू परिवार की, उसने जो भी चीज़ें कही होती हैं उसके लिए वो चीज़ें आ जाती हैं। और जब हमारी हीरोइन इन चीज़ों को देखती है ना तो वो खुश हो जाती हैं कि ये चीज़ें तो उसके लिए काफ़ी है और इन चीज़ से वो ऐसा इंडिकेटर बना सकती है जो कि शेयर मार्केट में उसकी मदद करे कि हाँ उसे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। इधर हम सीन देखते हैं तभी लू परिवार में फेंग परिवार के पेरेंट्स आ जाते हैं और मैडम फेंग बोलती हैं कि ये मेरी बेटी रही जिसका मैं शादी आपके बेटे लू परिवार से करवाना चाहती हूँ। इधर हम लू परिवार के दूसरे यंग मास्टर से मिल लेते हैं जिसका नाम तीन जानजी होता है। इधर वहाँ पे जो फादर होते हैं बोलते हैं कि हमें शादी की बात करने के लिए हमें कोई अच्छी डेट चूज़ कर लेनी चाहिए, ये डेट हम अगले मंथ की रख लेते हैं। जहाँ पे उससे पहले ही बोलती हैं फैंग की मॉम कि हम शादी की बात कर रहे हैं लेकिन शादी के लिए जो लड़का है वो तो है ही नहीं, उसके बिना ये सब कैसे बात बढ़ेगी। जब में मॉम बोलते हैं कि कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसकी वजह से जो बेटा लू है वो कंपनी की ओर चला गया, आप हमसे बात कीजिए। वो माँ को ठंडा करने के लिए अपनी सासू माँ को चाय दे रही होती है और फिर कहती है कि मदर आप आराम से बात कीजिए, इतनी कोई जल्दी है ही नहीं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन अभी भी काम पर लगी होती है और यंग मास्टर टीचर जियांग को ही ढूंढ रहा होता है। वो समझ जाता है कि पक्का वो यायाओ के पास में होगी। इधर यायाओ बोलते हैं कि मॉम आपने इस इंडिकेटर की मदद से काफ़ी अच्छे स्टॉक खरीदे और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो गया है। तभी हमारी हीरोइन देखती है कि ये कौन है, उसकी डॉटर बताती है कि मम्मी ये इस परिवार का दूसरा बेटा है। इधर जो सेकेंड यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि यायाओ अंकल को कुछ बात करनी है टीचर से, तो तुम कमरे के बाहर चली जाओ। ना चाहते हुए भी डॉक्टर यायाओ को अपनी मदद से दूर जाना पड़ता है। इधर जो टीचर जियांग को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता यंग मास्टर के बारे में कि सेकंड मास्टर के साथ में उसका किस टाइप का रिश्ता था। सेकंड मास्टर उसको अपने कपड़े हटाने को बोलता है, साथ में घुटने टेकने को भी बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम तुम मिल के इस लू परिवार में राज करेंगे। वो बोलती है कि तुम कौन सी बकवास करे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो उसको बोलता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ से गया क्या, तुम मुझको भूल चुकी हो। वो बोलती तुम बकवास क्यों कर रहे हो। वो उसका कपड़ा टच कर रहा होता है तो उसको दूर हटा देती है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि लू परिवार की संपत्ति पूरी मेरी होगी, मेरा बड़ा भाई लू जिनसन मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाएगा, इस परिवार का सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि तुम भी हो। वो उससे कुछ ज़्यादा ही करीब बढ़ रहा होता है तो उसको लात मार के दूर हटा देती है और वो सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ करना का ताकि वो यंग मास्टर से टीचर छुड़ा सके सेकेंड यंग मास्टर से। तो उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो यायाओ होती है उसे चिंता हो रही होती है अपनी मॉम की, तो सीधा वो डैड को फ़ोन कर देती है। डैड को फ़ोन आता है कि यायाओ उसे मैसेज करके बुला रही है और उसका फ़ोन भी आया तो डैड तुरंत ही भागते हैं, मतलब कि लू जिनसन अपनी बेटी के लिए कि उसकी बेटी को कोई खतरा तो नहीं हो गया। इधर उनकी बेटी बताती है फादर मैं सेफ हूँ लेकिन टीचर जियांग कमरे के अंदर अकेले बंद है, साथ में चाचा जी भी हैं, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इधर वो कमरे की बातें सुन रहा होता है जहाँ पे सेकंड मास्टर बोल रहा होता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, अचानक से तुम्हारे माइंड को क्या हो गया है। जहाँ पे वो सेकंड मास्टर से बचने के लिए झूठ बोल देती है कि मैं तुमको भला कैसे प्यार कर सकती हूँ, मैं तो बल्कि तुम्हारे बड़े भाई लू जिनसन को प्यार करती हूँ, वो तुम्हारे दिल दिमाग हर जगह बसा हुआ है। और ऐसी कहानियाँ बताई जा रही होती हैं। जब लू जिनसन कमरे के बाहर से बातें सुन रहा होता है ना उसे अच्छा भी लग रहा होता है। इधर जो डॉक्टर यायाओ होती है वो सोच रही होती है कि मॉम कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, फादर तो खुश हो रहे हैं, शायद आपका ये प्लान कामयाब होगा। इधर हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कमरे के बाहर से उसकी डॉक्टर यायाओ ने अपने फादर लू जिनसन को बुला लिया और वो उसकी सारी बात सुन रहा है। इधर वो बता रही होती है कि देखो मैं लू जिनसन से इतना प्यार करती हूँ कि मैं
इस कमरे में लू जिनसन का हर जगह फोटो लगा रखा है। इधर जो लू जिनसन होता है वो अपनी डॉटर याओ को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर हमारी हीरोइन बाहर आती है कि अच्छा मैंने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया सेकंड रैंक मास्टर से। इधर वो देखती है कि कमरे के बाहर कोई नहीं है। फिर याओ को ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि सभी लोग बैठे हुए, तो सोचते उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, इन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी उसे जो मिस फैंग की जो मदर होती है वो रोक लेती है, क्योंकि मिस फैंग ने अपनी मदर को इशारा किया होता है कि इसी लड़की की वजह से वो लू परिवार में अपने पैर जमा नहीं पा रही है। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है लेकिन उसे रोक लिया जाता है। इधर जो फैंग की मदर होती है बोलती है कि तुमने मेरी बेटी का इंसल्ट किया, मुझे पता चला कि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया है, तुम भला ऐसे कैसे कर सकती, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो लू परिवार की होने वाली बहू हो और तुम तो एक आम से टीचर हो। जहाँ पर साफ साफ कहती है बिना प्रूफ के टाइम डेट ऐसा कोई भी वर्ड हो जो कि मैंने मिस फैंग के बारे में बुरा कहा हो तो आप मुझे बता सकती हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे अपने आप के ऊपर खुद भरोसा है और आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं। जब याया को भी मज़ा आ रहा होता है कि उसकी मदर कितनी स्मार्ट है। जहाँ पे जो दादाजी होते हैं बोलते हैं कि इस मटर को बढ़ाना नहीं चाहिए, टीचर जियांग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी के बारे में बुरा भला कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जो मिस फैंग होती है अभी भी हार नहीं मान रही होती और कहती कि नहीं उसने मुझे बुरा भला बोला था। उसकी मदर बोलती कि अभी से आप लोग मेरी बेटी का साइड नहीं ले रहे, उस बाहरी टीचर जियांग का साइड ले रहे, शादी के बाद मेरी बेटी का क्या हाल होगा। ये मत सोचिए कि लू परिवार आपका बड़ा है तो फैंग परिवार कुछ नहीं है, फैंग परिवार भी अपनी जगह पे काफ़ी बड़ा है। ये सब ऐसे ऐसे बातें बोल रही होती है फैंग की मदर। इधर मिस फैंग भी दादी जी को समझा रही होती है, मतलब कि होने वाली सासू माँ को भी, कि टीचर जियांग ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही थी, वो मुझे नीचे दिखाने का कोशिश करती है। लेकिन दादी मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि टीचर जियांग ने कभी भी ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता। इधर जो फादर होते हैं दादाजी बोलते हैं कि ये सब बातें नहीं बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं हैं। तो गाइज इस कहानी का पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।